नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव अंतिम दौर में पहुंच चुके हैं। 1 जून को 7वें और अंतिम चरण का मतदान है। उसी दिन एग्जिट पोल आने हैं अलग अलग मीडिया हाउसेस के और सर्वे एजेंसियों के। उसी दिन पता चल जाएगा कि अगले 5 साल के लिए देश की कमान किसके हाथों में रहने वाली है। वैसे तो हमें, आपको और देश को भी पता है, पर कुछ लोग भ्रम फैलाए हुए हैं और ये कोई पहली बार नहीं है। 2014 में, 2017 में जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए थे, 2019 लोकसभा चुनाव में भी, 2022 उत्तर प्रदेश के फिर से विधानसभा चुनाव में भी इसी तरह की बातें की गई थी। योगी हार रहे हैं, मोदी हार रहे हैं, लेकिन जनादेश ने बताया कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ भ्रम पैदा करते हैं अपने वोटर्स में भी, कार्यकर्ताओं में भी, नेताओं में भी, देश के भीतर भी और देश के बाहर भी। इसके पीछे इनके कुछ निजी हित हैं। वो कारपोरेट जगत से और दूसरे जो भारत विरोधी तत्व हैं उनसे पैसा ऐंठने की भी एक साजिश हो सकती है, प्लानिंग हो सकती है, कोई दूसरे कारण भी हो सकते हैं। लेकिन आज हम बात इस मुद्दे पर करेंगे। ये तो हमें पता है, देश को पता है, आपको पता है कि नरेंद्र मोदी ही निरंतरता में तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। सिर्फ काउंटिंग की एक मोहर लगनी है जो 4 जून को लग जाएगी। लेकिन जिस तरह के इधर तेवर हम नरेंद्र मोदी के देख रहे हैं, उससे आपको क्या लगता है? वो इस बार जो उनका पार्ट 1 और पार्ट 2 था उसी लीक पर चलेंगे या ऐसे लोगों को सबक भी सिखाएंगे जो निरंतर पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रहे हैं, देश का विकास का पहिया बाधित करने के लिए, रोकने के लिए हर तरह के प्रपंच रचते रहे हैं, बहुत गंदी भाषा का इस्तेमाल करते रहे हैं, निवेशकों को भी एक तरीके से भड़काते रहे हैं, एक अजीबोगरीब सा वातावरण देश के भीतर पैदा करने की कोशिश करते हैं ताकि विदेशी निवेशक जो हैं वो यहाँ पूंजी निवेश से पहले 10 बार सोचें। तो क्या शिकंजा कसा जाएगा ऐसे लोगों पर? लेकिन एक और सूचना इधर है, वो ये है कि 1 जून को मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडी अलायंस के घटक दलों की बैठक बुला ली है। एक वीडियो इधर वायरल हो रहा है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और ऐसा लगता है कि जब रिजल्ट आ जाएंगे तो उसके बाद ये इंडी अलायंस के घटक दल मोदी विरोधी इस बार चुप करके नहीं बैठेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट में जनादेश को चैलेंज भी करेंगे। ये देश के अलग अलग हिस्सों में कुछ कारस्तानी भी कराने की कोशिश करेंगे, जिसके संकेत राहुल गांधी भी ये कहकर के दे चुके हैं कि अगर इस बार गड़बड़ियां की गई तो देश में क्रांति देखने को मिलेगी। तो इस पर जरा चर्चा करेंगे और मेरे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से बहुत ही वरिष्ठ और अनुभवी पत्रकार वीरेंद्र नाथ भट्ट। नमस्कार वीरेंद्र, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार वीरेंद्र जी, पहले एक वीडियो सुनते हैं। ये नीलू व्यास करके हैं, पहले मेन स्ट्रीम चैनल थी और आजकल अजीत अंजुम के चैनल में काम करती हैं। जरा ये बैठी हुई हैं, एक पारा कला प्रभाकर हैं। इनका परिचय ये कहकर के दिया जाता है कि ये भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि दोनों पति पत्नी के बीच में कोई संवाद तक नहीं है, आपस में बातें तक नहीं होती हैं और ये मोदी सरकार को इधर उधर जाकर के बदनाम करते रहते हैं। कोई किताब भी इन्होंने लिखी थी।
उनसे बातचीत करते हुए ये नीलू व्यास क्या कह रही हैं, जरा ये वीडियो इनका वायरल है, हम सुन लेते हैं, ऑडियो सुन लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एक बड़े जन आंदोलन की भी तैयारी की जा रही है। जन आंदोलन उस संभावना में होगा अगर मान लीजिए कि वोटों की चोरी पकड़ी जाती है, तो फिर इसको लेकर कैसे एक बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। बहुत सारे एक्टिविस्ट ने मुझे ये भी बताया कि इसको लेकर हम और भी जाएंगे, हो सकता है चुनाव रद्द हो जाए। ये सब अभी सारी पॉसिबिलिटीज। लेकिन आज जहां पर मैं हूँ, ये जगह जवाहर भवन है और यहाँ पर इन्हीं सब चीजों को लेकर एक बड़ा मंथन चल रहा है। इससे पहले इसी तरीके का एक आयोजन बैंगलोर में हुआ था। ये कह रही हैं कि साहब एक जन आंदोलन शुरू किया जाएगा अगर आंकड़ों में गड़बड़ी हुई, यानी ईवीएम को फिर से ये लोग जो हैं ये उठाएंगे। कपिल सिब्बल वगैरह उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं और बला 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 बला, यानी पर्दे के पीछे से कुछ तैयारियां चल रही हैं और ये गिरोह के जितने सदस्य हैं इनको भी इसकी जानकारी है और मूर्खता में इन्होंने इसे उजागर कर दिया, जो नतीजे आने के बाद उनकी प्लानिंग है। आप इस घटनाक्रम को कैसे देखते हैं और मोदी सरकार ऐसे लोगों से किस तरीके से निपटेगी? देखिए, जो दिल्ली का जो प्राइम मिनिस्टर ने बहुत उसको जन सामान्य की भाषा में बहुत सुलभ नाम दिया है, टुकड़े टुकड़े गैंग, खान मार्केट गैंग या अर्बन नक्सल। तो पिछले 10 साल से ये लोग बहुत पीड़ा में हैं और आजादी के बाद से लेकर के ये जो वामपंथी बुद्धिजीवी जो इनका एनजीओ का जो नेटवर्क था और विदेशों से इनको अथाह पैसा मिलता था, उसके जरिए पूरे भारत के एकेडमिक तंत्र पर, पूरे मीडिया पर और पॉलिटिकल पार्टियों में इनकी पे इनका कंट्रोल था और पॉलिटिकल पार्टीज में, ब्यूरोक्रेसी में इनकी गहरी घुसपैठ थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने उसको बहुत सख्ती से खत्म किया है और सरकार अब नियम कायदे कानून के तहत चल रही है। ये इनको मालूम है कि जब 2014 में मोदी आया तो उनको लगा चलो भाई ये तो एक बार आ गया, ये तो जो है कुछ ऐसी है, एक तुक्का लग गया तो इन्होंने कहा 5 साल बर्दाश्त कर लेते हैं। फिर 19 में फिर मोदी आ गए, तब इन्होंने लगा कि मामला गंभीर हो गया और अब जो है तीसरी बार मोदी जी आ रहे हैं, तब इनके सामने अस्तित्व का संकट है। इनको मालूम है अब जो है हमारा तंबू बिल्कुल ही उखड़ जाएगा। तो हर संभव तरीके से अफवाहें फैलाई जा रही हैं और एक जो है समाज में एक सिनिकल या अस्थिरता का, अफवाहों का माहौल गर्म किया जा रहा है। चुनाव के पहले फेज से ही लगातार कहा जा रहा है कभी ये इस जाति के लोग नाराज हैं, कभी उस जाति के लोग नाराज हैं और तीसरा फेज आते आते अफवाहों का दौर इतना प्रबल हो गया, खासकर उत्तर प्रदेश में, कि मोदी हार रहे हैं। तो इनको ये स्पष्ट मालूम था कि हम मोदी के वोटर को कन्विंस तो नहीं कर सकते, तो हम उसे कंफ्यूज करें, ये इस पे इन्होंने काम किया है। और ये भी एक आशंका व्यक्त की जा रही है कि 1 जून को पोलिंग समाप्त होने के बाद 2 जून को ये राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करेंगे और ये जो है कुछ अस्थिरता पैदा करने का प्रयास करेंगे। अभी पिछले रविवार को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का बयान आया है अखबारों में। उन्होंने कहा है कि कैसे जो है संदिग्ध तरीके से पूरी चुनाव की प्रोसेस को कलंकित करने के लिए, डिस्क्रेडिट करने के लिए तरह तरह के मामले उछाले जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी मुकदमे दायर किए गए हैं, लेकिन कोर्ट ने चुनाव की चूंकि प्रक्रिया चल रही है उसमें दखल देने से इनकार कर दिया और चुनाव आयुक्त ने बहुत विस्तार से बताया कि किस किस फेज में कितने परसेंट टर्नआउट हुआ है, उसकी प्रोसेस क्या है, फॉर्म 17C क्या होता है। तो अब इनके हाथ से तो ये सब इन्होंने अब तक कर लिया है और ये मानने का कोई आधार नहीं है कि 4 जून को ये हारने के बाद ये चुप बैठेंगे। राहुल गांधी चुप बैठने वाले नहीं हैं। जो इनके आका बैठे हैं विदेश में, जो ग्लोबल डीप स्टेट अमेरिका में बैठा हुआ है और उसका जो सबसे बड़ा मोहरा है जॉर्ज सोरोस, तो ये लोग कुछ ना कुछ खुराफात करेंगे और समाज में घृणा फैलेगी, नफरत फैलेगी और ये हर तरह की सबवर्सिव एक्टिविटी, ये हर तरह की विध्वंसकारी एक्टिविटी करेंगे। ये कुछ भी करने से बाज नहीं आएंगे। इनको मालूम है राइटिंग ऑन द वॉल इज वेरी क्लियर। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के बयान का राहुल गांधी ने बहुत ही भद्दी भाषा में
कल मजाक उड़ाया है कि ये कौन से परमात्मा के भेजे हुए हैं जो खाली अडानी अंबानी के लिए काम करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने जो ये बयान दिया था वो केवल वही आदमी समझ सकता है जो आध्यात्म के बारे में बहुत प्राथमिक जानकारी भी रखता होगा। तो वो समझ जाएगा कि प्रधानमंत्री ने किस संदर्भ में क्या कहा है, कि उनके पास कौन सी ऊर्जा है और उनका परमात्मा से उनका कैसा रिश्ता है और कैसे उनसे वो काम कराता है। उन्होंने कहा वो तो एक निमित्त मात्र हैं, ये भी उन्होंने कहा है। ये नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूं और या मुझे परमात्मा ने भेजा है। राहुल गांधी ने उसका बिल्कुल बाइबल के संदर्भों में उसका जो है इंटरप्रिटेशन किया है कि वो सन ऑफ द गॉड हैं और जीसस क्राइस्ट, ऐसा कुछ नहीं कहा प्राइम मिनिस्टर ने। तो खैर राहुल गांधी का क्या मतलब है भारत से, उनका तो ज्ञान सारा बाइबल से निकलता है। तो स्थितियां ये हैं और ये मान के चलिए कि आने वाले दिनों में भारत में कटुता की राजनीति और तेज होने वाली है। ये नित नए ये रोज जो है हथकंडे अपनाने वाले हैं और सरकार को ये लगातार परेशान करने वाले हैं। आपको ध्यान होगा जब नरेंद्र मोदी का पहला कार्यकाल था और जब मेक इन इंडिया की स्कीम अनाउंस हुई थी उसमें उसका प्रतीक चिन्ह एक शेर था और राहुल गांधी ने अगले ही महीने कहना शुरू कर दिया, बताओ कोई निवेश आया, ये शेर है कि बिल्ली है तो सो रहा है। तो अब उनको ये मालूम है कि यदि सरकार के कोई कार्यक्रम सफल होते हैं, अगर निवेश आएगा, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो सरकार की लोकप्रियता बढ़ेगी, सरकार का ग्राउंड मजबूत होगा, तो इसको होने ही ना दो। तो कैसे सरकार के हर कार्यक्रम में आप बाधा डालो, कैसे सरकार को डिस्क्रेडिट करो, कैसे सरकार की विश्वसनीयता को और खंडित करो, कम करो कि ये सरकार कुछ नहीं कर रही है और देश में अस्थिरता का माहौल बनाओ। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि जब 2014 में वो सत्ता में आए थे तो भारत के स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 25,000 था, आज वो 75,000 के ऊपर पहुंच गया है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन आज $5 ट्रिलियन है, जबकि भारत का जीडीपी केवल 4 ट्रिलियन है। तो ये सारे बताती है कि ये बहुत ही ये ठोस आंकड़े हैं अर्थव्यवस्था के, जो सरकार नियंत्रित नहीं कर सकती, जो सरकार मैनिपुलेट नहीं कर सकती। यहाँ पे 30 करोड़ जो रिटेल इन्वेस्टर है, ये उसका पैसा लगा हुआ है और ये उसका सेंटिमेंट बोल रहा है, जिसके चलते सेंसेक्स जो है 75,000 क्रॉस कर गया है। और 4 जून को जैसे ही खबर ये आएगी, भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर सरकार बनाने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों की संख्या 400 या 400 के पार जा रही है। सेंसेक्स जो है आसमान फाड़ के आगे जाएगा। तो इनको ये बड़ी चिंता है कि आने वाले दिनों में इनका भविष्य पूर्णतः अंधकारमय है। और एक बात और साफ होकर उभरने वाली है इस चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी का अब आने वाले दिनों में जो मुकाबला है, जो प्रतिस्पर्धा है, वो कांग्रेस से नहीं होगी, वो प्रतिस्पर्धा अब रीजनल पार्टी से होगी। जैसे कि तमिलनाडु में डीएमके या बीआरएस है तेलंगाना में, या ममता बनर्जी है बंगाल में, ये सब होगी। अब कांग्रेस जो है राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को चुनौती देने की स्थिति में नहीं रहेगी। और जो आपने वीडियो सुनाया, पराकाला प्रभाकर ये देश की वित्त मंत्री के पति हैं और ये तो इससे भी ज्यादा गैर जिम्मेदार बातें कर चुके हैं। ये तो यहाँ तक कह चुके हैं कि बीजेपी की मेजोरिटी नहीं आएगी और सरकार मोदी नहीं बना पाएंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी फिर भी पद से इस्तीफा नहीं देंगे और उसके बाद एक संवैधानिक संकट खड़ा होगा। तो ये तो इतने काल्पनिक ऐसी बातें कर रहे हैं। अरे भाई, किसने कहा, ये जानकारी कहाँ से मिली आपको कि बीजेपी का बहुमत नहीं आ रहा है? और ये किससे जानकारी मिली आपको कि बहुमत अगर नहीं आएगा तो मोदी इस्तीफा नहीं देंगे? ये काल्पनिक बातें खड़ा करके जो आप जो है समाज में अस्थिरता का और नफरत का और ये जो और अविश्वास का जो माहौल बनाने का जो प्रयास आप कर रहे हैं, इसके पीछे कौन है, क्या नीयत है? मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी कहा है, इस बात की जांच होनी चाहिए कि इलेक्शन प्रोसेस शुरू होने के बाद चुनावों की विश्वसनीयता पे सवाल उठाने का जो संगठित अभियान चल रहा है, ये क्या हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, कौन इसे संचालित कर रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो वीरेन जी, हम देख रहे हैं जब डीमोनेटाइजेशन किया गया तो राहुल गांधी ने देश को भड़काने की कोशिश की। जब जीएसटी लागू किया गया
तो व्यापारियों से लेकर के व्यवसायियों और तमाम उद्योगपतियों से लेकर के फुटकर दुकानदारों को सबको भड़काने की कोशिश की। सीएए लाया गया तो शाहीन बाग समेत और कई जगहों पर इस तरह की चीजें हुई। लंदन में बैठ कर के इन्होंने कहा कि पूरे देश में जो है केरोसिन छिड़क दिया गया है, बस माचिस दिखाए जाने की जरूरत है। और इस चुनाव के दौरान भी चाहे उन्होंने जातिवाद के आधार पर, चाहे आर्थिक आधार पर सर्वे कराने और फिर गरीब गुरबा के नाम पर राजनीति करने के लिए, उनको उनका हक उपलब्ध कराने देने के लिए जिस तरह की भड़काऊ बातें की हैं, उससे आपको लगता है कि ये बाज नहीं आएंगे? चुनाव परिणामों के बाद भी ये जिस केरोसिन की बात कर रहे थे, ये देश भर में एक अफरा तफरी का माहौल, एक हिंसा का, एक आगजनी का, सामाजिक टकराव का एक माहौल बनाने की चेष्टा करेंगे। ऐसे में जाहिर है सरकार के पास भी सूचनाएं होंगी, तो सरकार की तैयारियां किस तरह की होंगी और ये किस हद तक जा सकते हैं? सरकार की तैयारियों का तो सबसे बड़ा सबूत ये है कि ये किसी भी हद तक जाने को तैयार बैठे थे, लेकिन कुछ कर नहीं पाए पिछले 3 महीनों में। तो सरकार की तैयारी का तो आप अंदाजा इसी से लगा सकते हैं। यहाँ पहले बात करते हैं नोटबंदी की। राहुल गांधी ने नोटबंदी को लेकर बड़ा हल्ला मचाया। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की गई थी। उस समय 15.86 लाख करोड़ रुपए के नोट वापस लिए गए थे। सबने कहा कि साहब ये क्या नोटबंदी है, सब नोट तो वापस आ गए। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि जो नोट नकली थे वो कितने थे सर्कुलेशन में, जो वापस नहीं आए उसकी तादाद इससे भी अधिक थी। ये उन्होंने नहीं पूछा। और यहां मैं बता दूं कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है डेलारू, DELARUE। डेलारू का जो है ये आरबीआई को पेपर सप्लाई करती है नोट छापने का। इसका पाकिस्तान के साथ ज्वाइंट वेंचर था। और जब प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे तब उन्होंने डेलारू के ऊपर रोक लगाई थी। और जब 2012 में फिर से वित्त मंत्री बने पी चिदम्बरम, तो उन्होंने डेलारू के संग ठेका बहाल कर दिया। और एक उस समय वित्त सचिव थे अरविंद वीर मायाराम, राजस्थान कैडर के IAS अफसर हैं। उनके खिलाफ सीबीआई की जांच कर रही है। वो मामला अभी चल रहा है और चुनाव के बाद वो मामला सामने आएगा और सारा मामला खुलेगा कि ये जो है क्या घोटाला हुआ है। और ये मामला तब खुला था 2009 में, जब यूपी के ये जो सिद्धार्थनगर जिले में एक तहसील है डुमरियागंज, वहां के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कैश चेस्ट में सीबीआई ने रेड किया। वहां पे उसको जो है फेक करेंसी का जखीरा मिला। तो सीबीआई को शक था कि शायद ये पैसा नेपाल के बॉर्डर के जरिए लाया गया है। स्टेट बैंक ने रिकॉर्ड से साबित किया कि ये पैसा उनको आरबीआई की चेस्ट की जो वॉल्ट से आया है, बॉम्बे से। तो आरबीआई की वॉल्ट में जो है ये फेक करेंसी नोट रखे हुए थे, तो मामला वो दब गया था। तो एक तो ये बहुत गंभीर मामला है। दूसरी बात जीएसटी की। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का जो है 1996 में 1995 में 10 साल के बाद जब 135 देशों के बीच में जब लगातार निगोसिएशन हुआ, तो उसके पहले एक था GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जो यूएन के मैंडेट में था। मोरक्को की राजधानी मराकेश में 95 में एग्रीमेंट साइन हुआ और उसमें डंकर ड्राफ्ट साइन हुआ। और डंकर ड्राफ्ट साइन होने के समय 135 देशों ने ये एग्रीमेंट साइन किया कि वो अपने देश में जीएसटी लागू करेंगे। अटल जी के समय 2003 में ये ड्राफ्ट बन गया था और 2004 में उनकी सरकार चली गई, तो ये बिल पेश नहीं हो पाया पार्लियामेंट में। 2005 में ये बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ जब कांग्रेस की सरकार थी, पी चिदम्बरम वित्त मंत्री थे, और उसके बाद ये बिल पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर हो गया था। जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट थे उनका वो इस बिल का विरोध इसलिए कर रहे थे कि जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन टैक्स है, वो ओरिजिन टैक्स नहीं है। अगर हरियाणा के मानेसर में मारुति कार बनती है और अगर वो बिकती है उत्तर प्रदेश में, तो उसका टैक्स यूपी को मिलेगा, हरियाणा को नहीं मिलेगा। तो यानी जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट थे तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब, इन्होंने इसका विरोध किया था। और कांग्रेस के लोग बहुत जोर शोर से बताते हैं कि मोदी ने विरोध किया था।
वो ये नहीं बताते कि मोदी जी ने विरोध क्यों किया था। और राज्यों की मांग थी कि केंद्र सरकार हमसे वादा करे, हम ये हमें भरोसा दे कि हमारा जो टैक्स लॉस होगा उसे कंपनसेट करेगी और ये गारंटी देगी कि हमारा जो है जो नॉन टैक्स ये जो इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू है ये हर साल बढ़ेगा 14%। नरेंद्र मोदी ने इस बात को मान लिया और ये बिल पास हो गया और 1 जुलाई 2017 से ये बिल जो है लागू हो गया। और बिल लागू होने के पहले पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में सारे दलों ने सर्वसम्मति से इसके बिल के ड्राफ्ट को सहमति दी थी। और ये संवैधानिक परंपरा है लोकतांत्रिक की, और ये संसदीय परंपरा है। जब किसी बिल में पार्लियामेंट्री कमेटी में सहमति बन जाती है, सर्वसम्मति बन जाती है या आम सहमति बन जाती है, उस बिल के ऊपर संसद के दोनों सदनों में चर्चा नहीं होती, डिबेट नहीं होती और सारे दलों के वॉइस वोट ये ध्वनि मत से ये बिल पारित हुआ था। और उसके बाद राहुल गांधी कहने लगे ये जीएसटी तो जो है ये गब्बर सिंह टैक्स है, फिर बोले ये तो गृहस्थी सर्वनाश टैक्स है। अरे भाई ये आपकी सहमति से लागू हुआ है। न्यू पेंशन स्कीम का कानून 2013 में लागू हुआ है, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे और न्यू पेंशन स्कीम का कानून जो है पीएफआरडीए पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी का बिल 2013 में पास हुआ था और सारे राज्यों में सहमति थी। केवल 2 राज्यों ने लागू नहीं किया था, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। बीजेपी की सरकार बनने के बाद वहां भी लागू हो गया और केवल बंगाल ही ऐसा राज्य है जहां ये आज भी लागू नहीं है। तो ये तो है असलियत। तो इनको केवल झूठ बोलना है। और जब अभी इलेक्शन कैंपेन शुरू हुआ था तो फर्स्ट फेज की सीटों में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर में ये आरोप लग रहा था कि नरेंद्र मोदी ने अडानी का और उद्योगपतियों का जो लोन माफ किया है वो 4 लाख करोड़ है। बलिया पहुंचते पहुंचते वो 24 लाख करोड़ हो गया। आज एक बड़े प्रतिष्ठित टीवी चैनल में समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा था कि 16 लाख करोड़ रुपए का जो है लोन माफ कर दिया। अरे भाई 24 लाख करोड़ रुपए तो भारत सरकार की टोटल रेवेन्यू की इनकम नहीं है। और ये कानूनी व्यवस्था है कि यदि सरकार किसी बिल को माफ करेगी, यदि सरकार किसी लोन को माफ करेगी तो सरकार उतना पैसा अपने बजट में प्रोविजन करके उस बैंक को देगी। जबकि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार कौन सा बैंक किसको क्या लोन दे रहा है, कैसे वसूल रहा है और कौन सा लोन एनपीए हो गया, कौन सा लोन बैड डेट हो गया और ये जो वसूला नहीं जा सका, इस पूरे प्रकरण में भारत सरकार की कोई भूमिका है ही नहीं। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ये सारा काम देखता है और इसके अधीन जो एनसीएलटी है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जो बंबई में है, दिल्ली में है, कलकत्ता में है, अन्य कुछ बड़े शहरों में है, जहां पे हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज होता है, वो अपने आप में कोर्ट है, ये एनसीएलटी में तय होता है। भारत सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है, लेकिन लगातार झूठ बोला जा रहा है और लोगों को इसमें मजा आ रहा है। तो ये अब अगर झूठ पे ही पूरा आपका नैरेटिव खड़ा होना है तो सरकार कहां तक रोज इनके झूठ का को जो है। और आपको ध्यान होगा इसीलिए लास्ट ईयर राज्यसभा में और लोकसभा में स्पीकर ने और राज्यसभा में आपके चेयरमैन ने जब किसी मेंबर ने उल जरूर आरोप लगाए तो दोनों पीठों में चेयर से ये डायरेक्शन दिया गया कि आप इस आरोप को ऑथेंटिकेट करें। तब ये कहा गया कि सरकार हमारा गला घोट रही है। अरे आप कह रहे हैं कि मोदी ने पार्लियामेंट बिल्डिंग को बेच दिया, तो कोई इसका आधार तो बताएंगे या जो मन में आएगा आप बोल देंगे। तो इसको लेकर के सबसे कड़ी आपत्ति आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मेंबर संजय सिंह की ओर से आई थी। वो उल जरूर आरोप लगा रहे थे अडानी का 20 लाख करोड़ का लोन माफ कर दिया। अरे भाई कोई आधार तो बताइए, कहां से, आपके पास क्या सबूत है आपके पास। और अब तो इकोनॉमी इतनी डिजिटल हो गई है कि आप एक पैसे का इस तरह का ट्रांजैक्शन छुपा ही नहीं सकते। तो ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ घटनाक्रम कि इन्हीं चीजों के आधार पर वो आने वाले दिनों में भारत में अस्थिरता का माहौल पैदा करने की भरपूर कोशिश करेंगे और इसकी तैयारी वो लगातार कर रहे हैं पिछले 10 सालों से। और किसी ना किसी काम में ये तरीके से इस पे काम चल रहा है। लेकिन क्योंकि उनके पास जन समर्थन नहीं था और जन समर्थन आज भी नहीं होगा, 4 जून के बाद भी नहीं होगा,
फिर भी ये बाज आने वाले नहीं, क्योंकि इनके पास पैसा विदेशों से आ रहा है, ग्लोबल टीवी से इनको पैसा दे रहा है। और राहुल गांधी के जो गुरुजी हैं सैम पेट्रोडा, उन्होंने अभी इस्तीफा दिया है और जहां चुनाव खत्म होगा उनकी फिर से बहाली हो जाएगी, और ये खुराफात चलती रहेगी। ये शांत बैठने वाले लोग नहीं है। मैं अभी एक प्रधानमंत्री का बयान पढ़ रहा था। उन्होंने कहा है कि बड़े मगरमच्छ पकड़े जाने लगे हैं। आईएनएस से उन्होंने बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि भारत में पर्यटन का मतलब अब सिर्फ ताजमहल नहीं है, अब गेहूं के एक्सपोर्ट और ब्रेड के इंपोर्ट वाला धंधा भी बंद किया जा चुका है। जो बड़े मगरमच्छ पकड़े जा रहे हैं, ये जो उन्होंने संकेत दिया है, और उन्होंने अपने भाषण में चुनाव प्रचार के दौरान भी लगातार ऐसे लोगों पर बहुत कड़े प्रहार किए हैं। अभी दिल्ली की रैली में उन्होंने कहा था कि शराब घोटाले से लेकर के नेशनल हेराल्ड घोटाला करने वालों से पैसा वसूला जाएगा और इनकी जिंदगी जो है अब जेलों में गुजरेगी। यानी प्रधानमंत्री के बहुत कड़े तेवर हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि नतीजे आने के बाद, शपथ ग्रहण के बाद, कैबिनेट का गठन होने के बाद वो कुछ बहुत सख्त फैसले करने जा रहे हैं। आप इसे सख्त फैसला क्यों कहते हैं? अगर राहुल गांधी ने और सोनिया गांधी ने मिलकर के अगर 20,000 करोड़ रुपए की संपत्ति नेशनल हेराल्ड की औने पौने दाम में झटक ली है, तो ये एक आर्थिक अपराध है। और ये दोनों माँ बेटे ऑलरेडी जो है सेशन कोर्ट से बेल पर हैं। तो और दोनों से ईडी लंबी पूछताछ कर चुकी है। ईडी के पास जो है बहुत ही अकाट्य प्रमाण हैं, और ये एक ऐसा मामला है जिसमें आप हेरा फेरी कर ही नहीं सकते। तो अगर इस पे और अगर कानून अपना काम करता है तो इससे अलग से सख्त एक्शन कहने का क्या औचित्य है? वो तो लॉ अपना काम करेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, अगर भारत को विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है, भारत को एक जियो पॉलिटिकल पावर अगर बनना है, भारत को मिलिट्री पावर अगर बनना है, तो भारत को पहले अपना घर दुरुस्त करना होगा। और ये जो लोग यहाँ पे राजा बने घूम रहे हैं, जिनकी कोई जवाबदेही नहीं है, और जो दुनिया का जो हर अधिकार को भोगना चाहते हैं लेकिन समस्त जिम्मेदारियों से मुक्त रहना चाहते हैं, यानी राहुल गांधी और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, तो ऐसे लोगों को जब तक आप कानून के सामने unless you bring these people to justice, जब तक इनको कानून का महत्व, कानून की ताकत का एहसास नहीं कराया जाता, तब तक ये देश ये अपना जो पूरा उसका जो पोटेंशियल है, जो पूरी ताकत है, उसको वो रियलाइज नहीं कर सकता। और जीएसटी और ये इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड और ये बैंकों में एनपीए की समस्या के समाधान के लिए जितने कड़े फैसले मोदी सरकार ने उठाए हैं, उससे सारा उद्योग जो 420 लोग जो व्यापारी थे, जो लोन लेके गायब हो जाते थे, लोन पे चलता रहता था, और लोन का रिन्यूअल होता रहता था, और लोन एक्चुअल कभी रिपेमेंट नहीं होता था, उन सबको बहुत परेशानी है। और ये अडानी अंबानी के खिलाफ जो इतना राहुल गांधी बोलते हैं, ये बेमतलब नहीं है। ये बहुत ही संगठित अभियान है कि कैसे भारत के उद्योग को, कैसे भारत की इंडस्ट्री को तबाह करो, कैसे बर्बाद करो। और भारत को नुकसान पहुंचाने का सबसे आसान तरीका है अडानी और अंबानी को नुकसान पहुंचाओ, क्योंकि इन दो बिजनेस हाउसेस की कंपनियां सबसे ज्यादा काम कर रही हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पोर्ट्स, और अडानी का ऑयल एंड रिफाइनरी, और आपका टेलीकॉम। तो इनको अगर आप जितना नुकसान पहुंचाएंगे उतना भारत को नुकसान पहुंचेगा, और प्लस नया निवेश भारत में नहीं आएगा। और आज की तारीख में भारत को अगर 5 ट्रिलियन $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है अगले 5, 6, 7 साल में, तो हमको अधिक से अधिक निवेश की आवश्यकता है, हमको विदेशी निवेश की आवश्यकता है। मिनिमम साल में 100 बिलियन, 120 बिलियन, 150 बिलियन, 200 बिलियन देश को चाहिए। इसको रोकने का सबसे आसान तरीका है कि देश में अस्थिरता का माहौल पैदा करो, सरकार की साख में बट्टा लगाओ, सरकार और स्टॉक एक्सचेंज में अस्थिरता फैलाओ ताकि सेंसेक्स गिरे। और अगर जो स्टॉक मार्केट का जो इन्वेस्टर है, अगर उसके इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न नहीं आएगा तो समाज में माहौल खराब होगा, लोगों का सरकार के प्रति निष्ठा और विश्वास डिगेगा,
लोगों का अपनी देश की अर्थव्यवस्था में विश्वास दिखेगा, माहौल खराब होगा, निवेश नहीं आएगा, अस्थिरता बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ये चाहते हैं। और इनका सपना क्या है? आपको क्या लगता है 1 जून को जिस दिन अंतिम चरण का मतदान है और एग्जिट पोल आ रहे हैं, उसी दिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया अलायंस की बैठक क्यों बुलाई है? ये तो तय है और ये तो बीजेपी के नेताओं ने कह भी दिया है कि जो है अर्जुन खड़गे को बलि का बकरा बनाया जाएगा। तो हो सकता है कि ये इस तरह की पेशबंदी करके राहुल गांधी के खिलाफ माहौल बनने से कैसे रोका जाए। ये उसीलिए है कि भाई कि कम से कम जो इंडिया अलायंस के लोग हैं उनको मना लिया जाए कि अभी तुरंत जो है राहुल गांधी के को लेकर के कोई भी आप बयान ना दें, कोई प्रस्ताव ना पास करें और ऐसा कोई चीज सामने हमारे अलायंस की ओर से नहीं आनी चाहिए जो राहुल गांधी की जो लीडरशिप क्वालिटी है, जो उनकी क्षमताओं पे कोई प्रश्न उठाती हो। और खड़गे साहब की जिम्मेदारी इसलिए भी बढ़ जाती है कि भाई 2023 में उन्होंने कितने 4,000-5,000 किलोमीटर की यात्रा की है, दो उन्होंने भारत जोड़ो यात्राएं की हैं। अब इतनी यात्राओं के बावजूद भी अगर सीटें कांग्रेस की 40 आ रही हैं तो कुछ तो पेशबंदी करेंगे वो। ये केवल फील्डिंग सजाई जा रही है कि कैसे राहुल गांधी को बचाया जाए। राहुल और कांग्रेस जो है अभी 2 साल पहले वो जो उनके यहाँ जो था G22 से निपट चुकी है, जो उनके और कांग्रेस के नेताओं ने विद्रोह किया, उसके चलते कांग्रेस को चुनाव कराना पड़ा और खड़गे जी अध्यक्ष बने। तो अगर और यही प्रकरण अगर ऐसी स्थितियां दोबारा हो गई तो कांग्रेस के लिए बहुत स्थितियां बहुत कठिन हो जाएंगी कि कैसे राहुल गांधी को बचाया जाए। तो ये सारी पेशबंदी अभी से हो रही है और कांग्रेस चाहे जो कुछ बोल ले, 1 जून को मीटिंग जो उन्होंने कॉल कर ली है वो उन्होंने खुद ही अपना जो है अपना जो गेम प्लान है उसको उन्होंने उजागर कर दिया। या इसमें यह भी हो सकता है कि 4 जून को नतीजे आने के बाद जो कारस्तानी इनके दिमाग में है उसको लेकर के ये अपने सहयोगी दलों का भी मन भांपना चाहते हैं। नहीं, सबको मालूम है कि क्या क्या मन भापना है, इसमें कोई मन भापने जैसी चीज नहीं है। अब जैसे समाजवादी पार्टी है, उसको इलेक्शन के बाद वो ज्यादा जो है कांग्रेस से मतलब नहीं रखेगी और मैं आपको आज बता रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी की ओर से कोई जाएगा नहीं उस मीटिंग में। और जो आरजेडी है उसको भी ज्यादा मतलब नहीं है कांग्रेस से, वो बहुत इंटरेस्टेड नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि समाजवादी की बिहार में कांग्रेस उसकी दया पे निर्भर है, उसको बिहार में कांग्रेस की जरूरत नहीं है। कांग्रेस दबाव डाल करके उससे सीटें लेती है विधानसभा में, लोकसभा में। हमें तो उसकी जरूरत कांग्रेस की है नहीं। और केवल जो है क्योंकि थोड़ा सा आरजेडी को दिल्ली में सहारा मिल जाता है तो इसलिए वो उससे संबंध रखते हैं। अखिलेश यादव को तो ये भी सहारे की जरूरत नहीं है। तो ऐसा कौन सा बड़ा एलआई बचा अब आप बताइए डीएमके के अलावा, जो कि तमिलनाडु में है। कहने को तो 22 पार्टियां हैं, लेकिन जो नॉन बड़ी पार्टियां तो यही हैं। आम आदमी पार्टी का कांग्रेस से क्या लेना देना, आपको पता ही है। दिल्ली में दोस्ती है। ममता मना कर चुकी, केजरीवाल आज कह चुके कि ना तो लव मैरिज की है कांग्रेस से, ना अरेंज मैरिज की है। हाँ। उद्धव ठाकरे लंदन में बैठे हैं, तो मीटिंग में आएगा कौन? तो और दिल्ली में दोस्ती है, पंजाब में गाली दे रहे हैं आम आदमी पार्टी कांग्रेस एक दूसरे को। तो इंडिया अलायंस वास्तव में है क्या, मुझे बताइए ना। क्या कोई एक मेंबर नागालैंड का होगा, एक मिजोरम का होगा और एक कोई अरुणाचल का होगा? ये है आपका इंडिया अलायंस? कौन है इंडिया अलायंस भाई? यूपी में कहाँ है इंडिया अलायंस का? यूपी में समाजवादी पर एक बचते हैं, महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे, बस। और वो बताया लंदन में है, तो मीटिंग में आएगा कौन? बहुत बहुत धन्यवाद वीरेन जी जुड़ने के लिए और ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए, कई मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।